अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एफएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 इम्यूनिटी पे बात करते हैं और आज का उस चैप्टर का सबसे पहला ही लेक्चर रिकॉर्ड होने लगा। इस चैप्टर की सारी बातें इस लेक्चर 1 से सारी लिंक हो रही होंगी, तो ये अगर समझ लग गई ना तो फिर बाकी लेक्चर्स और बाकी टॉपिक समझना बड़ा इजी हो जाएगा। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में ही बात करेंगे डिटेल में। लेकिन शुरू करने से पहले उससे पहले कि हम देखें कुछ डेफिनेशंस के हमारे पास, जैसा कि इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, ये लाइन ऑफ डिफेंसेस क्या होती हैं, इनका थोड़ा बहुत जिक्र करके फिर आगे टॉपिक पे चलती हैं। इम्यूनोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ, मैं एक मिनट मार्कर निकाल लूँ। इम्यूनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फॉरेन पार्टिकल दैट कैन हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिफेंस मैकेनिज्म बाय द बॉडी। इम्यूनोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हो? फॉरेन पार्टिकल के बारे में जो बॉडी को नुकसान दे सकता है और बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, इसकी स्टडी इम्यूनोलॉजी होती है। अब बात आती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी बोलते हैं उस एबिलिटी को। इम्यूनिटी क्या है? वो एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट डैमेज फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस। अब ये फॉरेन सब्सटेंसेस क्या हो सकती हैं? ये फॉरेन सब्सटेंसेस हमारे पास पैथोजेंस हो सकते हैं। पैथोजेंस या टॉक्सिन हो सकते हैं। पैथोजन जैसा कि हमारे पास आगे कुछ वायरसेस हो सकते हैं जो कि एज अ पैथोजन एक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो कि पैथोजन है। फिर हमारे पास फंगस है, फंजाई है, वो भी पैथोजन है। और प्रोटिस्ट वगैरह, प्लाज्मोडियम वगैरह, ये सारे पैथोजन हैं। अब हमारी बॉडी की एबिलिटी कि इन पैथोजन से वो ख़ुद को बचा ले, इस एबिलिटी को हम इम्यूनिटी बोल रहे होंगे। अब इम्यूनिटी दो तरह से है, ये दो टर्म्स हम पूरे चैप्टर में यूज़ करते रहेंगे। एक टर्म है इननेट इम्यूनिटी, फिर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट का मतलब है बाय बर्थ, ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ही समझ लो, आप बर्थ हुई उस टाइम से जो इम्यूनिटी हमारे पास पड़ी हुई है वो आएगी इननेट इम्यूनिटी में। फिर आती है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो हासिल की जाती है। मैं छोटी सी मिसाल दूँ फिर बात आगे लेके चलें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या? जैसा कि बच्चा पैदा हुआ और उसके पास कोई पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनिटी तो नहीं है ना। बच्चा पैदा होता है, पोलियो की फिर वैक्सीन लगवाई जाती है, फिर पोलियो के अगेंस्ट उसके पास क्या आ जाती है? इम्यूनिटी आ जाती है। तो उसने इम्यूनिटी हासिल की है। आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी होती है वो अडाप्टिव में आ जाती है या एक्वायर्ड में आ जाती है। अब ये सारी एबिलिटी है कैसे हमारे पास? इन 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस की वजह से। उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। इन पैथोजिन से, टॉक्सिन से सबसे पहले हमें बचाव कौन रहा होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसको एक्सटर्नल नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं। ये टर्म भी समझनी है ताकि फिर हम आगे चैप्टर में इनको यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी ना, वो सबको ही रोकेगी। वो स्पेसिफिक नहीं हो जाएगी कि वो ये कहेगी जी नहीं मैं सिर्फ बैक्टीरिया को रोकूंगी, वायरस को कहूँगी जी चले जाओ, फंजाई को कहूँगी चले जाओ, ऐसे नहीं। उसने जिस मर्जी नस्ल का बैक्टीरिया है, जिस मर्जी नस्ल का वायरस है, इसने सबको रोकना है, सबके अगेंस्ट वही रिस्पॉन्स देना है। नॉन स्पेसिफिक होगी। ठीक हो गया। फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है हमारे पास? वो है इंटरनल नॉन स्पेसिफिक। फर्स्ट तो चलो बाहर था, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस होती है फिर हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाएगी। फिर सेकंड अगर क्रॉस होती है तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाएगी। थर्ड में थोड़ा सा काम स्पेसिफिक हो जाते हैं। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या है हमारे पास? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास स्किन है, एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक है और एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मेन मकसद ये है कि पैथोजन बॉडी में एंटर ना हो। हद दर्जे तक कोशिश की जानी है कि पैथोजन बॉडी में, एक दफ़ा पैथोजन बॉडी में एंटर हो जाए ना, फिर वो डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं। जैसे मैं छोटी सी मिसाल लूँ, देखो कोरोना वायरस है, ये हेपेटाइटिस वायरस है। आप उसे ले आओ, स्किन पे रख दो, कुछ भी नहीं होगा अनटिल अनलेस ये ब्लड में मिक्स हो, और ये मिक्स हो के अपने टारगेट ऑर्गन तक, क्योंकि ब्लड तो हर जगह जा रहा है, तो अगर पैथोजन इसमें मिक्स हो गया तो फिर टारगेट ऑर्गन तक चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि पैथोजन ब्लड में ही ना जा सकें, तो उसके लिए अल्लाह ने ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लगाई हुई है। इसमें हमारे पास आ गई स्किन। अब देखो ज़रा स्किन पे क्या कह रहा है। स्किन एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और इननेट इम्यूनिटी। इननेट बताया था ना कौन सी इम्यूनिटी होती है? इननेट इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ पड़ी हुई है हमारे पास। अब स्किन आ गया। अब स्किन कैसे कैसे हमें बचा रही है? स्किन इज़ आउटर फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बैरियर अगेंस्ट पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स वगैरह। इसको बोलते हैं इननेट नॉन स्पेसिफिक।
क्यों? क्योंकि ये जो स्किन है ना बाय बर्थ ही पड़ी हुई है, बच्चा पैदा हुआ उस टाइम से स्किन थी, मतलब उस टाइम से बच्चे के पास ये इम्यूनिटी है। ठीक है, और ये नॉन स्पेसिफिक है, बात वही कि नॉन स्पेसिफिक हो गया कि इसने स्पेसिफिक हो के चीज़ें नहीं रोकनी, इसने सब को रोकना है, नॉन स्पेसिफिक हो के सब को रोक लेना। अब ये रोकता कैसे कैसे है? हमारे पास इस स्किन पे 3 बैरियर हैं, एक फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फ़िज़िकल बैरियर कैसे बचा रहा है स्किन का? उसमें कह रहा है कि स्किन आउटर लेयर, एपिडर्मिस की बात कर रहा है, ये जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस इज़ मेड ऑफ कैराटिनाइज्ड डेड सेल्स, कि ये जो आउटर लेयर है एक तो ये कैराटिन प्रोटीन की बनी हुई है और इस पे डेड सेल्स हैं, सारी डेड सेल्स हैं। अब ये डेड सेल्स हमारी स्किन पे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, मैट्रेस उठाओ, बेड का मैट्रेस उठाओ, नीचे वो जो डस्ट सी पड़ी होती है, असल में वो डस्ट नहीं है, वो आपकी डेड सेल्स हैं जो आपकी आप बेड पे सोए हुए हो, रोज़ आपकी बॉडी से हज़ारों की तादाद में सेल डेड हो रहे होते हैं, फिर उनको बॉडी से एलिमिनेट किया जा रहा होता है। वो जो बेड के नीचे सारे इकट्ठे हुए पड़े होते हैं वो आपके डेड सेल्स होते हैं। अच्छा, स्किन पे ये जो ऊपर आ गए हैं हमारे पास, ये क्या है? ये डेड सेल्स हैं। ये एक तो ये टफ़, दूसरा टाइटली पैक है। स्किन के सारे सेल्स क्या होंगे? टाइटली पैक होंगे, और ये पैथोजन को अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो पैथोजन अंदर चला जाए। पैथोजन अगर स्किन पे आ भी गया इधर, वो आगे नीचे ब्लड वेजल्स तक नहीं जा सकेगा। वजह यह है कि सेल सारे टाइटली पैक हैं। और अगर चलो ऊपर आ गया है, वो ऊपर तो खाना पीना ही नहीं है, मरे हुए सेल हैं, उसे खाना पीना क्या मिलना है? ठीक है, दोनों ही भूखे इकट्ठे हो जाएंगे। इट ब्लॉक एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इनटू डीपर टिश्यूज। ये आ गया हमारा स्किन का फिजिकल बैरियर। फिर बात आती है स्किन के केमिकल बैरियर की। अब स्पीशियस ग्लैंड हैं स्किन में, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। ठीक हो गया, स्किन में हमारे पास ये स्पीशियस ग्लैंड है, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, जो कि ऑयल बना रहे हैं, सीबम बना रहे हैं। अब इस ऑयल में क्या होते हैं? हमारा ये ऑयल जो है स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों? देखो, ऑयल लिपिड्स हैं ना, लिपिड किससे मिलके बने होते हैं? लिपिड बने होते हैं फैटी एसिड से। ठीक हो गया। अब ये फैटी एसिड इस ऑयल को क्या बना रहा होता है? एसिडिक बना रहा है। एसिडिक कंडीशन में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता, जनवन सी बात है। दूसरा, स्किन में हमारे पास स्वेट ग्लैंड होते हैं जो कि स्वेट बनाते हैं, और इस स्वेट में, इस पसीने में हमारे पास लाइसोजाइम, एक नेचुरल एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है? बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ता है। या आपने लाइसोजाइम का जिक्र वहाँ पे पढ़ा होगा, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज की, वहाँ वहाँ इसका जिक्र पड़ा था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ रहा होता है। अब स्वेट जो पसीना बना, उसमें भी ये लाइसोजाइम है। तो अगर कोई स्किन पे बैक्टीरिया आ गया, स्किन पसीना बनाएगी, तो उस पसीने की वजह से उसकी सेल वॉल टूट जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। तीसरा, स्वेट में साल्ट होता है, नमक होता है, और नमक आपको पता है बैक्टीरिया से वाटर रिमूव करवा सकता है, ऑस्मोसिस करवा सकता है, बैक्टीरिया को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। ये बात MCQ आती है। स्किन की pH है 5.5, स्लाइटली एसिडिक है, और इस एसिडिक होने की वजह से कोई बैक्टीरिया वहाँ नहीं रह सकता। लास्ट, बिल्कुल, कि हमारी बॉडी नेचुरल एंटीबायोटिक बना रही है, लैक्टिक एसिड। ये जो सारे केमिकल सिक्रीशंस हो रही हैं, इनमें लैक्टिक एसिड भी हैं कुछ हद तक, और ये लैक्टिक एसिड भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने दे रहा। ये आ गया स्किन का केमिकल बैरियर। फिर स्किन का बायोलॉजिकल बैरियर। स्किन में जो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो नॉर्मली वहाँ पे रह रहे हैं, ये कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया स्किन पे रह रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं ग्रो करने देते, कहते हैं हम ही हैं, यहीं पे रहेंगे हम। तो कोई दूसरा अगर पैथोजन बैक्टीरिया आ भी गया तो उसको ग्रो नहीं करने देंगे। लास्ट, शेडिंग ऑफ स्किन, डिस्क्वेमेशन। डिस्क्वेमेशन क्या है? ये जो अभी बात हो रही थी ना, हमारी बॉडी से डेड सेल्स, स्किन सेल्स, ये उतरते रहते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया डेड स्किन पे आकर चिपका हुआ है, और वो है भी, हमारे पास बात हुई कि एपिडर्मिस में डेड सेल्स हैं, फिर डिस्क्वेमेशन होनी है, डेड सेल ने बॉडी से रिमूव होना है, गिरेंगे बॉडी से ये सेल। तो जब ये सेल गिरेंगे तो हमारे पास उस बैक्टीरिया को भी ले जाएंगे जो इनके साथ अटैच है, तो अब बच के हो गए, बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सक रहा। चलो, स्किन से तो नहीं जा सका, अब उसके पास एक और रास्ता है। एक और रास्ता ये देखो, आप खाना खाते हो, खाना जाता है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खाना सारा ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर इस रास्ते से कोई पैथोजन जाना चाहे तो वो जा सकता है ब्लड तक, लेकिन यहाँ पे भी प्रोटेक्शन लगी हुई है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इज़ कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। पूरी GIT की जो इनर मोस्ट सेल्स हैं ना, सब के उस पर क्या लगी हुई है? म्यूकस लेयर लगी हुई है। म्यूकस लेयर वो बैक्टीरिया क्रॉस कर ही नहीं सकता। अच्छा चलो, अगर वो क्रॉस करने की कोशिश करे, स्टमक में पहुँचे, स्टमक गिरा देता है HCl।
ये 9th में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, फंक्शन ऑफ HCl। जो स्टमक में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिरता है उसका फंक्शन क्या है, उस एसिड का फंक्शन है कि उसमें आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार दिया जाए। ठीक हो गया। चलो अगर यहाँ से भी बच जाए, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई बैक्टीरिया जाएगा, देखो बैक्टीरिया प्रोटीन लिपिड तो हैं ही हैं, तो वहाँ पे एंजाइम तैयार बैठे हुए हैं, एंजाइम तैयार बैठे हुए हैं कि कोई चीज़ आए हम उसे डाइजेस्ट करें, तो बैक्टीरिया जाएगा वहाँ जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे भी प्रोटेक्शन लगी हुई है। अब एक और रास्ता बचा है बैक्टीरिया का या पैथोजेन का बॉडी में जाने का, वो है देखो आप सांस लेते हो, सांस लिया, नेज़ल कैविटी से होते एट द एंड वो एल्वियोलाई पे जाता है, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, CO2 बाहर आ जाती है। ऐसे ही है, अगर इस सांस के थ्रू कोई पैथोजन जाना चाहे तो वो जा सकता है, ब्लड तक पहुंच सकता है, लेकिन उधर भी प्रोटेक्शन लगी हुई है। वो प्रोटेक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास होती हैं सीलिया, हेयर्स होते हैं और म्यूकस होती है। ये क्या करती है, फ़िल्टर करती है इनकमिंग एयर को। अब ये देखो ये सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है और इस पे हमें ये सीलिया और ये हेयर बने नज़र आ रहे हैं। इनका काम है कि ये प्रोपेल करते रहते हैं, और ये बीच में ये फ्लूइड वाला जो बना हुआ है हिस्सा सारा ये म्यूकस है, और इसने सारे पैथोजन को स्टिक करके रखा हुआ है। ठीक हो गया। अब ये आगे उसको जाने ही नहीं दे रहा, ब्लड तक जाने ही नहीं दे रहा। चलो अगर कोई जाने की कोशिश करे तो इसको प्रोपेल करके ना बाहर की तरफ ले आते हैं, एयर विंड पाइप के ना ऊपर कॉर्नर तक ले आते हैं, लैरिंक्स के ऊपर तक ले आते हैं। फिर वहाँ से क्या की जाती है, कफ की जाती है, खांसी की जाती है, सारे बैक्टीरियाज बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक हो गया। एक तो ये है, या जब वो लैरिंक्स तक आ जाते हैं फिर इसको उठा के दोबारा इसोफेगस के वाले किया जाता है, ऐसे ले जाओ ज़रा स्टमक में जाके इस पर ज़रा एसिड तो गिराओ, तो बैक्टीरियाज को वहाँ से या पैथोजेंस को वहाँ से मार लिया जाता है। तो ये सारी बातें थी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, कि इसमें हम प्रोटेक्शन कैसे है। इसमें हमारे पास स्किन है, ठीक हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक है, और लास्ट पे हमारे पास ये रेस्पिरेटरी ट्रैक था। बस यही था आज का लेक्चर। फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।